डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो इन 5 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। तो आप क्या करते हो, आप x को बोल देते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोल देते हो डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों ऐसा बोलते हैं मैम? कोई बोलेगा 10 45 डिग्री कितना होता है या 10 π/4 कितना होता है, तो आप आंसर कर देते हो 1। स्पेशली अगर फंक्शन एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखा हो, याद आया एक्सप्लिसिट पढ़ा था हमने, एक्सप्लिसिट यानी y बराबर साफ साफ तौर पर फंक्शन x में लिखा हो, तो आप x की वैल्यू पुट करते हो, y की वैल्यू मिलती जाती है। हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला। आज की क्लास में हम लोग माइंड मैप सीरीज में डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। जो लोग पहली बार इस माइंड मैप के लेक्चर को देख रहे हैं उनको बता दूं, माइंड मैप में हम क्या करते हैं, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक माइंड में उस चैप्टर का शॉर्ट मैप बना लेते हैं कि इस चैप्टर को हम कितने टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, सब टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या क्या है, उनसे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो, आप माइंड मैप लेक्चर को देखो, 2-3 बार देख लो, तो आपके माइंड में एक शॉर्ट समरी बन जाएगी चैप्टर की, जिससे आप उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। इस लेक्चर को एज अ चैप्टर नहीं पढ़ना है, बार बार बता रही हूं कि कोई भी माइंड मैप का लेक्चर आपका चैप्टर कंप्लीट करने के लिए नहीं होता है, ये चैप्टर की समरी रिवाइज करने के लिए होता है ना। जैसे हम बुक पर बंद करते हैं और फिर एक बार रिकॉल करते हैं ना कि क्या क्या पढ़ा है, ये उस तरीके से है, इसको वैसे ही ट्रीट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक, बेसिकली आपका कैलकुलस आपको पता है कि फंक्शंस से शुरू होता है और उसके बाद फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, और फाइनली आपके कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहीं ना कहीं ये आइडिया तो हमारे पास होता ही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का काम करना रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखते हैं कि हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने रहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो इन 5 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, इट्स डेफिनेशन अलोंग विथ ऑर्डर एंड डिग्री। सेकेंड है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। थर्ड है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, कहीं भी बात इक्वेशन की आती है तो हम बचपन से इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं। पहली इक्वेशन मेरे ख्याल से बचपन में हमने ऐसी की होगी कि x + 7 = 0। तो बताओ x का वैल्यू क्या है। इक्वेशन ही तो सॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी एक इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करना रहेगा। इसको सॉल्व करने की 3 मेथड्स है, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन बाय वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको उसका डेफिनेशन समझना है, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, और फिर सॉल्व करने की तीनों मेथड्स क्या होती है, विच इज वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। ठीक है, तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे हम देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इसको हम बोल देते हैं एन इक्वेशन भाई है तो ये इक्वेशन ही, इन्वॉल्विंग independent variable, dependent variable, dependent variable and differential coefficient of independent variable of dependent variable with respect to
independent variable with respect to independent variable. अब अंग्रेजी में तो लिख लिया है, अब हमारी भाषा में हम इसको समझते हैं क्या लिखा है। बेसिकली जब आप कोई फंक्शन लिखते हो ना, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3, y बराबर 2x माइनस 5, है ना, फंक्शन लिख रहे हो ना, y बराबर 10x ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो आप क्या करते हो, आप x को बोल देते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोल देते हो डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों ऐसा बोलते हैं मैम? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यूज पुट करते हैं और हमको y की वैल्यूज मिलती जाती है। कोई बोलेगा 1045 डिग्री कितना होता है या 10 पाई बाई 4 कितना होता है, तो आप आंसर कर देते हो 1, है ना। तो आपने x का वैल्यू पुट किया और आपको y का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू पुट करने पर y का वैल्यू मिला, तो y का वैल्यू हम बोल देते हैं पूरी तरीके से x पर डिपेंड करता है, स्पेशली अगर फंक्शन एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखा हो। याद आया, एक्सप्लिसिट पढ़ा था हमने। एक्सप्लिसिट यानी y बराबर साफ साफ तौर पर फंक्शन x में लिखा हो, तो आप x की वैल्यू पुट करते हो, y की वैल्यू मिलती जाती है ना। तो इन जनरल क्यों लगा रही हूं मैं, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है। हो सकता है वेरिएबल है बेटा, हमने किसी को x और किसी को y माना है, कोई पहले से लिखा हुआ तो था नहीं, है ना। तो आप t भी बोल सकते हो, x भी बोल सकते हो, y भी बोल सकते हो, z u v जो वेरिएबल लेना है ले सकते हो। बात यह है कि फंक्शन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक की वैल्यू आप पुट करते हो, एक की वैल्यू आपको मिलती है। तो आपके पास एक्स वाई का एक इक्वेशन इंक्लूडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इनसे और x और y के कॉम्बिनेशन से बनी हुई इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और x और y के कॉम्बिनेशन से बनी हुई इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस लिख रही हूं मैं। ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अब मजेदार बात क्या होती है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये इक्वेशन डिफरेंशियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y बराबर 1, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बेटा, दिस इज नॉट अ डीई। बाकी सब डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कोई बच्चा जब गौर से इन एग्जाम्पल्स को देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट के 4 एग्जाम्पल डी क्यों हैं और ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन बोलने के लिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नेसेसरी होना चाहिए। तुम बोलोगे मैम इसमें पर देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है लेकिन y नहीं है। बेटा x और y नहीं हो चल जाएगा, x और y नहीं हो चल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, नाम से समझ जाओ ना, डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना जरूरी है। यानी dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक डिफरेंशिएशन वाला टर्म होना जरूरी है। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बात आती है ऑर्डर एंड डिग्री की। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर ज्यादा आसान है। ऑर्डर ज्यादा आसान है ना, बस ऑर्डर ऑर्डर बोल दो, हो गया काम। ऑर्डर का मतलब होता है, ऑर्डर हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा था ना। तो ऑर्डर का मतलब है हाउ मेनी टाइम्स एन इक्वेशन या फंक्शन हैज बीन डिफरेंशिएटेड। उसके आगे लगा दो मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम कितनी बार फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ है। तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं
ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे तुमको एक इक्वेशन मिले, देखो एग्जाम्पल में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर dy बाई डी एक्स प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। जब ये क्वेश्चन बच्चों के सामने आएगा तो वो बच्चा बोलेगा मैम देखो हमारे पास dy बाई डी एक्स भी है, हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी है, हमारे पास d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब भी है। अब इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे कुछ नहीं मैम, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर है 3, हाईएस्ट ऑर्डर है 3। तो आपका इस इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू है ना डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ऑर्डर की, वही आपका इक्वेशन का ऑर्डर होगा, वही आपका इक्वेशन का ऑर्डर होगा। आई बात समझ? आ गई बात समझ? तो ऑर्डर में तो कुछ नहीं देखना है, आपके पास कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, आप देखो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, दैट विल बी योर आंसर। ज्यादा से ज्यादा फंक्शन कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। नेक्स्ट टर्म है आपका डिग्री। डिग्री में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, मैं बताती हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं ना। मुझे पता है ज्यादा लगाने से डरते हो तुम, क्या अरे नहीं मैम खर्च हो जाएगा, है ना। डिग्री में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझना जरूरी है। जब हम x में कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि पॉलिनोमियल जब होगा जब उसकी पावर होल नंबर होगी। x में पॉलिनोमियल जब होगा जब x की पावर होल नंबर होगी, ठीक है। तो अगर तुम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट कंसीडर करो तो आपके सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर होल नंबर होनी चाहिए, प्लस वो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं लिखा होना चाहिए, है ना। मैम यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए, जरा देखो, मैं नॉर्मल x में पॉलिनोमियल बताती हूँ, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x की पावर 1/2 प्लस x, sin x प्लस x क्यूब, log x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x, अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये x में पॉलिनोमियल है तो आप बोलोगे मैम हाँ ये पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर होल है। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक x की पावर 1/2 आ गई, हर x की पावर होल नंबर होनी चाहिए, है ना। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x साइन फंक्शन के अंदर आ गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x लॉग फंक्शन के अंदर आ गया। अब कोई बच्चा बोलेगा मैम ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, बेटा ये x में पॉलिनोमियल है, ये y में पॉलिनोमियल नहीं है। x में तो पॉलिनोमियल है ना, देखो x, सारे x अकेले हैं और उनकी पावर होल नंबर है, अकेले यानी किसी दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं, लॉग साइन इनवर्स, है ना, किसी के अंदर नहीं। ये भी पॉलिनोमियल है, x में पॉलिनोमियल है। तो हम बोल सकते हैं these all are polynomial in x। x में सब पॉलिनोमियल हैं जिन पर मैंने राइट क्लिक किया है ना, राइट क्लिक वाले, क्रॉस वाले नहीं, टिक वाले सारे पॉलिनोमियल्स x में है, क्रॉस वाले पॉलिनोमियल्स x में नहीं है। तो डिग्री डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं फर्स्ट मेक श्योर योर डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना। तो डिग्री डिफाइन करने के लिए फर्स्ट स्टेप होती है, डिग्री डिफाइन करने के लिए फर्स्ट स्टेप होती है मेक श्योर
योर डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल, it is polynomial in differential coefficient. डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, उससे हमको मतलब नहीं, वो किसी लॉग साइन ऐसे फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए ई की पावर, या उनकी पावर 1/2 1/3 माइनस ऐसी नहीं होनी चाहिए। है तो कोशिश करो चेंज कर सकते हो क्या, चेंज नहीं कर सकते तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो डिग्री बोल दोगे नॉट डिफाइन, है ना। अगर तुम पॉलिनोमियल नहीं बना सकते, अब मैम ये पॉलिनोमियल बनाना क्या होता है मैं बताती हूँ। पॉलिनोमियल बनाने का मतलब है तुम्हारे पास दिया है x की पावर 1/2 बराबर y, ये x में पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन मैंने इसको लिखा x बराबर y²। अब ये x में पॉलिनोमियल है, तो कोशिश करो कि क्या तुम डिफरेंशियल कोफिशिएंट में पॉलिनोमियल बना सकते हो। नहीं बना सकते तो डिग्री नॉट डिफाइन, बना सकते हो या ऑलरेडी पॉलिनोमियल है तो डिग्री हो जाती है, सिंपल सा ऐसा याद रखना है, डिग्री इज ऑर्डर की पावर, ऑर्डर की पावर। ऑर्डर की पावर का मतलब है जो ऑर्डर वाला टर्म होगा उसकी पावर कितनी है वो आपकी डिग्री हो जाएगी, जो ऑर्डर वाला टर्म होगा उसकी पावर आपकी डिग्री हो जाएगी, है ना। तो जैसे अगर हम इन एग्जाम्पल्स में देखें, देखो ये पॉलिनोमियल है, इसका ऑर्डर क्या है, तो तुम बोलोगे मैम ऑर्डर है 1 क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक बार डिफरेंशिएट हुआ। इसकी डिग्री क्या है, तो ऑर्डर की पावर भी है 1, तो डिग्री हो गई 1, डिग्री हो गई 1। ये भी पॉलिनोमियल है dy/dx में, है ना। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 बार डिफरेंशिएट हुआ। इसकी डिग्री कितनी है, तो ऑर्डर की पावर होती है 1, तो डिग्री हो गई 1, ऑर्डर की पावर 1 दी हुई है ना। ये भी पॉलिनोमियल है dy/dx में, इसका ऑर्डर कितना है मैम, ज्यादा से ज्यादा एक बार डिफरेंशिएट हुआ, और इसकी डिग्री कितनी है मैम, ऑर्डर वाले टर्म की पावर 3 है तो इसकी डिग्री हो गई 3, ऑर्डर वाले टर्म की पावर 3 है तो इसकी डिग्री हो गई 3, ठीक है। तो ऑर्डर यानी ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, और डिग्री यानी कि जो ऑर्डर वाला टर्म है उसकी पावर क्या है। बस डिग्री लिखने से पहले ये ध्यान रखना कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पॉलिनोमियल है या नहीं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट में पॉलिनोमियल हो जब भी डिग्री लगेगी, वरना डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी, वरना डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी। जैसे कोई बोलेगा कि इस एग्जाम्पल में बताओ साइन dy/dx इज इक्वल्स टू d²y/dx² प्लस y। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन dy/dx, क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट इररिस्पेक्टिव की ऑर्डर क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट साइन के अंदर आ गया ना, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है, तो ऑर्डर इसका आएगा, ऑर्डर क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार डिफरेंशिएट हुआ तो ऑर्डर 2, डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइन, डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइन, क्योंकि मैम पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री नहीं होगी, पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री नहीं होगी, ठीक है। दोनों टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए, ऑल राइट। अब दोनों टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, विच इज जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे तुमको इक्वेशन कुछ ऐसी दी हुई है, dy/dx इज इक्वल्स टू e की पावर x, है ना। तो हमको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लगता है, बेसिकली इसको सॉल्व करने का मतलब है दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy का इंटीग्रेशन, dy/dx का इंटीग्रेशन हो जाता है y, और e की पावर x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाता है e की पावर x प्लस c, है ना।
भाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट को इंटीग्रेट कर दो, dy बाई dx को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो फंक्शन आ जाएगा ना। y को जब डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx आता है। तो हमको ये बात पता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है, यानी डिफरेंशिएशन से अगर आपको फंक्शन तक पहुंचना हो, फंक्शन से डिफरेंशिएशन दिया है, डिफरेंशिएशन से फंक्शन तक पहुंचना है, तो आप बोल देते हो कि हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन, solving a differential equation means finding the function या fx या y which satisfies the equation, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है y की वैल्यू fx की वैल्यू निकालना जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी वो फंक्शन निकालना जिसका डिफरेंशिएशन e की पावर x है, जिसका डिफरेंशिएशन e की पावर x है। तो आप बोलोगे ठीक है मैम इंटीग्रेट कर दो, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन e की पावर x है तो इंटीग्रेट करने पर जो फंक्शन मिलेगा वो फंक्शन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। वो फंक्शन आ गया आपका y बराबर e की पावर x प्लस c। अब ये जो प्लस c के साथ लिखते हैं ये होता है जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस का कलेक्शन है जिसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। बहुत सारे कर्व्स है, c का अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग कर्व मिलेगा। ये बहुत सारे फंक्शंस का कलेक्शन है जिन सब का जो सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर मान लो क्वेश्चन वाला अड़ गया, वो बोल रहा है आई वॉन्ट अ फंक्शन वेयर which passes through 0,1। मुझे एक फंक्शन चाहिए जो 0,1 से पास हो रहा है। अब 0,1 से पास हो रहा है यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 रखो तो फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो अब आपने क्या किया, बहुत सारे जनरल सॉल्यूशंस थे, उसमें से एक पर्टिकुलर कर्व को सिलेक्ट किया। कौन सा कर्व? जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। इसको पुट कर दो यहां पर, तो y का वैल्यू 1 रखा, x का वैल्यू 0 रखा, तो c का वैल्यू आ गया 0, क्योंकि e की पावर 0 1 होता है ना, तो 1 से 1 कैंसिल, यानी आपका कर्व आ गया y बराबर e की पावर x। तो आपने क्या किया, बहुत सारे कर्व्स में से एक पर्टिकुलर कर्व को सिलेक्ट कर लिया। बहुत सारे कर्व्स में से एक पर्टिकुलर कर्व को सिलेक्ट किया। कौन से कर्व को सिलेक्ट किया? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या जरूरी है कंडीशन के नाम पर आपको सिर्फ पॉइंट दिया जाए? नहीं, कोई और भी कंडीशन दे दी जा सकती है, लेकिन कंडीशन दी रहेगी ताकि आप ये सारे कर्व्स में से कोई पर्टिकुलर कर्व को सिलेक्ट करो। तो जो सारे कर्व्स का अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, और जो कंडीशन लगने के बाद आपका कर्व आता है उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम सीधे किस पे मूव कर जाते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के बाद हम सीधे सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। तो हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना यानी फंक्शन की वो वैल्यू निकालना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सॉल्व करने का तरीका कहीं ना कहीं पता है हमको, इंटीग्रेशन है, तो हमने इंटीग्रेट करके सॉल्व किया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया तो बहुत सारे कर्व मिले जो होते हैं जनरल सॉल्यूशन। कोई पर्टिकुलर कंडीशन लगा दी तो पर्टिकुलर कर्व मिल जाएगा, आई बात समझ? ठीक है, तो पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन में डिफरेंस समझ में आ गया। यानी अब हमको ये तो समझ में आ गया कि बचपन से जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे यहां पर भी वही करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है।
तो अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास तीन मेथड होती, तीन मेथड से सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। पहली मेथड है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरी है होमोजीनियस इक्वेशन और तीसरी होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो चलो सबसे पहले आते हैं वेरिएबल सेपरेबल पे। वेरिएबल सेपरेबल नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। कैसे सेपरेट हो जाते हैं? मैम एक काम करो, y वाले टर्म्स को एक साथ लिख लो और x वाले टर्म्स को एक साथ लिख लो। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। y प्लस 1 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 प्लस y, एक्स स्क्वायर x प्लस 1 का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस, अब यहां से तुम्हारे पास y में फंक्शन आ जाएगा, है ना। जरूरी नहीं है y बराबर fx के फॉर्म में ही फंक्शन आए, कर्व मिल जाता है कोई सा भी, है ना। ये कर्व ध्यान से देखो तो एक सर्कल मिलेगा, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक सर्कल की है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक सर्कल की है। चलो अगला क्वेश्चन, dy बाई dx बराबर x बाय वाई, dy बाई dx बराबर x बाय वाई। इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही चीज, y को एक तरफ करो, x को एक तरफ करो, इंटीग्रेट कर दो तो y का हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट लगा दो। तो ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन मिल गई। किसकी इक्वेशन मिल गई? हाइपरबोला की, है ना। तो वेरिएबल सेपरेबल में कुछ नहीं होगा, वेरिएबल सेपरेबल में आप x और y को बस अलग अलग करोगे। वेरिएबल सेपरेबल में आप x और y को अलग अलग करोगे। dy बाई dx है e टू दी पावर y इंटू 10x, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा e की पावर, आपके आपके पास आ जाएगा dy अपॉन e की पावर y इज इक्वल्स टू 10x dx, यानी e टू दी पावर माइनस y इज dy इज इक्वल्स टू 10x dx। अब इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कर लो तो e की पावर माइनस वाई डी वाई इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1 और 10x का हो जाएगा ln sec x प्लस, ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल नाम से बिल्कुल क्लियर है, आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। x को एक तरफ ले जाओ, y को एक तरफ ले जाओ और सॉल्व करो। कई बार जरूरी भी नहीं है कि आप वेरिएबल सेपरेबल में इक्वलिटी के दोनों साइड ही ले जाओ। अगर मान लो आपको इस तरीके से इक्वेशन दे दी, ध्यान से देखना, y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x y बराबर 0। तो एक साइड मत ले जाओ, पूरी इक्वेशन में y का डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और अब पूरी इक्वेशन में dx का मल्टीप्लाई कर दो तो y डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx बराबर 0, है ना। भाई जरूरी नहीं है तुमको dy बाई dx दिया होगा तभी तुम अलग करोगे, तुमको x और y अलग करने के लिए बस y को dy के आगे ले जाना है, y वाले सारे टर्म्स dy के आगे हो जाए और x वाले सारे टर्म्स dx के आगे हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, x का हो जाएगा x क्यूब बाई 3 प्लस 2x का हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c बराबर 0। ये कर्व आ गया, ये कर्व आ गया, ठीक है, ठीक है।
अब बहुत सारी चीजें हम लोग कभी कभी नहीं सीख पाते हैं। जैसे हम लोगों को पता है, अगर मैं बेटा पूछूं कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा तो तुम बोल दोगे x। अगर मैं पूछूं कि dy का इंटीग्रेशन क्या होगा तो क्या सब आंसर करेंगे y। तो अगर मैं पूछूं, ध्यान से सुनना, dxy का इंटीग्रेशन क्या होगा तो ये x इंटू वाई होना चाहिए, है ना। अगर मैं बोलूं dx स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा तो ये x स्क्वायर होना चाहिए। रूल है ना, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो dx का इंटीग्रेशन x होगा, dy का y होगा, dxy का xy होगा, dx स्क्वायर का x स्क्वायर होगा, d sin x का sin x हो जाएगा, d cos x का cos x हो जाएगा। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ऐसा मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि कभी कभी हमको चीजें इस तरीके से दी रहती कि एक बार में दिखती नहीं है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है x dy प्लस y dx बराबर 0। तुम वेरिएबल सेपरेबल से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, मुझे पता है। राइट हैंड साइड कुछ दूसरा फंक्शन भी आ सकता है, तो मैं डिफिकल्ट एग्जाम्पल ना लेके चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चन डिफिकल्ट भी नहीं लगे और तुम चीज समझ भी जाओ। तो बच्चे को ऐसा सोचना आना चाहिए कि मैम देखो, x dy प्लस y dx का मतलब है, डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, x को वैसे का वैसा रखा और y का डिफरेंशिएशन, प्लस y को वैसे का वैसा रखा और x का डिफरेंशिएशन। मैम ये तो और कुछ नहीं, dxy लिखा हुआ है, ये तो dxy लिखा हुआ है ना। x को वैसा के वैसे रख के y का डिफरेंशिएशन प्लस y को वैसा का वैसा रख के x का डिफरेंशिएशन। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा xy प्लस c बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो भी यही वाला आने वाला है ना। लेकिन हमको कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल दिया तो उसको देखना आना चाहिए कि यार ये किसी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, किसका, x इंटू वाई का, x बाय वाई का, है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। बस वैसा देखना आ गया तो हमारा काम आसान हो जाता। ऑल राइट, ऑल राइट। तो वेरिएबल सेपरेबल में कुछ नहीं, x एक तरफ लो, y एक तरफ लो, काम हो जाएगा। अब मैम होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? होमोजीनियस यानी एक जैसा। अब मैथ्स में होमोजीनियस यानी डिग्री एक जैसी, पावर एक जैसी, एक जैसी पावर, एक जैसी पावर यानी अगर आपके पास एक इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, न्यूमरेटर में एक एक्स वाई का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक एक्स वाई का दूसरा फंक्शन है, तो अगर मैं x की जगह kx रखूं और y की जगह ky रखूं तो मेरा फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो k है वो बाहर आ जाए, k की पावर भी हो सकती है कुछ, सेम पावर बाहर आ जाए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शन वही का वही रहे। ये डिग्री चेक करने का तरीका होता है। कैसे? देखो, एक फंक्शन लिखा हुआ है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, तुमने x की जगह kx रखा तो तुम्हारे पास आ गया k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3kx, यानी k स्क्वायर पूरी तरीके से बाहर नहीं आया k स्क्वायर पूरी तरीके से बाहर आके फंक्शन वही का वही नहीं रहा। फंक्शन में x के जगह kx रखने पर k बाहर आ जाए और फंक्शन वही का वही रह जाए तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं होमोजीनियस, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं होमोजीनियस। x और y की जगह kx और ky रखने पर, यानी बेसिकली हर टर्म का पावर सेम होना चाहिए, हर टर्म का पावर सेम होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लो, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, मैं x की जगह इसमें kx रखूं और y की जगह मैं ky रखूं तो मेरे पास फंक्शन बन जाएगा k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस kx इंटू ky माइनस k स्क्वायर वाई स्क्वायर।
के स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो x की जगह के एक्स और y की जगह के वाई रखने पर k वाला टर्म पूरा बाहर आ गया, बाहर आ गया तो बचा हुआ फंक्शन वही का वही हो गया। इस ऐसे फंक्शन को बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं होमोजीनियस। तो मैं बोल रही हूं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर dy बाई dx जिस फंक्शन के बराबर होता है वहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन होते हैं। सेम डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन का मतलब है कि के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहां पर भी और यहां पर भी, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं, dy बाई dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन एक्स। होमोजीनियस भी है और पावर 1 के होमोजीनियस है। x की जगह के एक्स और y की जगह के वाई लिखा तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, वही का वही रहेगा, ठीक है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है ना। जब तक ये नहीं चेक करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, भाई होमोजीनियस होगी तभी तो उसका सॉल्यूशन लगा पाएंगे, है ही नहीं तो सॉल्यूशन कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही पता चल गया होमोजीनियस है, अब उसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। देखो इसमें वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग रहा है, दिख रहा है सबको कि इसमें वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग रहा है, एक्स और वाई अलग नहीं हो पा रहे। तो हम क्या करते हैं, y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं vx। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन इतना आसान थोड़ी है कि यूं ही रख दिया y की जगह vx। y की जगह vx रखेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ, v वैसे का वैसे ही x का डिफरेंशिएशन प्लस x वैसे का वैसे ही v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ना dy बाई dx, तो राइट हैंड साइड भी x के रिस्पेक्ट में होगा, तो dy बाई dx आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx, और x प्लस y की जगह आ जाएगा vx, x माइनस y की जगह आ जाएगा vx। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या बन गया, v प्लस एक्स dv बाई dx बराबर 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। देख लो x कॉमन निकाला तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, तो x dv बाई dx हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस वी। x dv बाई dx हो जाएगा 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। x dv बाई dx हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, क्रॉस 1 माइनस वी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv, ये हो जाएगा dx बाय। अब हो गया वेरिएबल सेपरेबल, x और y में वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे थे, v और x में हो गए। तो होमोजीनियस में वेरिएबल्स कभी भी सेपरेट नहीं होंगे जब तक तुम y को vx से सब्स्टिट्यूट ना करो, यानी बेसिकली y बाय x को रखना रहेगा v, y को vx रख रहे हो यानी y बाय x को रख रहे हो v। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गए अब इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन अलग करोगे, इसका इंटीग्रेशन अलग करोगे, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेट होने पर ही हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो होमोजीनियस में पहले वेरिएबल सेपरेट करने के लिए y को vx रखा जाता है, y को vx रखा जाता है। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन को हम इस पॉइंट तक लाएंगे, इंटीग्रेट फिर हम बाद में करेंगे, इंटीग्रेशन तो हम सीख चुके हैं, इंटीग्रेशन हम कर लेंगे इसका। अभी हम होमोजीनियस इक्वेशन पता लगा के उसमें कंडीशन अप्लाई करके डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये सीख, है ना। अगला एग्जाम्पल देखो, dy बाई dx दिया हुआ है x साइन y बाय x अपॉन y प्लस x। होमोजीनियस है, चेक कर लो, x की जगह kx रखो, y की जगह ky रखो, k सारा कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, फंक्शन वही का वही बचेगा, फंक्शन वही का वही बचेगा।
तो बस हमारा काम क्या है मैम, y को पुट करो vx, यानी dy बाई dx हो जाएगा x v प्लस x dv बाई dx। dy बाई dx को लिख देंगे v प्लस x dv बाई dx, x साइन y बाय x को लिख देंगे v, y को लिख देंगे vx प्लस x। तो आपके पास आ गया v प्लस x dv बाई dx बराबर x कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया तो साइन v अपॉन v प्लस 1। ठीक है, ये v को इधर ले गए तो x dv बाई dx हो गया साइन v माइनस वी स्क्वायर माइनस v अपॉन v प्लस 1। अब v वाले टर्म एक साथ ले लिए, x वाले टर्म एक साथ ले लिए, v प्लस 1 dv अपॉन साइन v माइनस वी स्क्वायर माइनस v बराबर dx बाय, इंटीग्रेट करो। वैसे इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं आसानी से क्या पॉसिबिलिटी है कि हो भी नहीं, है ना, क्योंकि हमने रैंडम एग्जाम्पल ले लिया। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि होमोजीनियस अगर चेक कर लिया कि इक्वेशन होमोजीनियस है, डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, तो बस एक ही तरीका है प्रोसीड करने का, y को vx रखो, काम बन जाएगा। y को vx रखो और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में देखोगे तो एक होमोजीनियस का क्वेश्चन मिलेगा ही, एक होमोजीनियस का क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि अगेन क्वेश्चन बनाने वाले को ये चेक करना है कि ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट किस क्वेश्चन से चेक हो रहे हैं। तो यहां तक होमोजीनियस का कंसेप्ट लगता है, इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल होता है। तो एक क्वेश्चन से जब दो टेक्निक चेक हो रही है तो वो वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन क्यों देगा? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखोगे तो बोर्ड्स में वो क्यों देगा वेरिएबल सेपरेबल का? भाई होमोजीनियस इक्वेशन चेक हो जा रही है, होमोजीनियस इक्वेशन चेक हो जा रही है, उसी में वेरिएबल सेपरेबल भी हो जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमने देख लिया वेरिएबल सेपरेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का टेक्निक अलग है। तीसरा आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम बताऊं बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, आप जब 12th कर लोगे उसके बाद अगर आपने इंजीनियरिंग किया तो डिफरेंशियल इक्वेशन इतना बड़ा टॉपिक है, वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक है। एक इतनी मोटी बुक आती है केवल और केवल डिफरेंशियल इक्वेशन, और बहुत ज्यादा पढ़ना रहता है। तो अभी हम बहुत बेसिक बेसिक छोटी छोटी सी चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन आपके सिलेबस में जो वन वेरिएबल वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हम वही पढ़ते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि एक इक्वेशन इस टाइप की है, dy बाई dx प्लस py बराबर q, वेयर p and q are constants or function of x। फंक्शन ऑफ x, ऐसी दिखने वाली इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ऐसे दिखे dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर q। p और q क्या है मैम? या तो x का फंक्शन है या कांस्टेंट है, y का फंक्शन नहीं हो सकते हैं, है ना। अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए, dy बाई dx प्लस साइन x y बराबर y स्क्वायर, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है, नॉट LD। क्यों? क्योंकि मैम q जो है वो y का फंक्शन है, हमको x का फंक्शन चल जाएगा या कांस्टेंट भी चल जाएगा। चलो dy बाई dx प्लस y स्क्वायर बराबर साइन x, ये चलेगा? नहीं मैम, यहाँ पे केवल y की पावर 1 आनी चाहिए। देयर इज अ रीजन कि हमने इसको लीनियर बोला है, पावर यहाँ पे 1 आनी चाहिए, तो ये भी नहीं है। चलो dy बाई dx प्लस 10x y बराबर sec x, ये चल जाएगा? हाँ मैम चल जाएगा, क्योंकि p और q x का फंक्शन है और dy बाई dx प्लस py बराबर q के फॉर्म में है ना।
आई बात समझ में? मैम क्या जरूरी है कि ये y में ही हो? नहीं बेटा, x में भी हो सकती है, x में भी हो सकती है। dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर q। इसमें p एंड q जो है वो फंक्शन ऑफ y हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। मैंने क्या बोला? वेरिएबल है, वेरिएबल हम अपनी मर्जी से नाम रखते हैं। इक्वेशन का तरीका यही होना चाहिए कि एक सिंगल डिग्री का डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्लस जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसकी पावर 1 और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे वेरिएबल के कांस्टेंट्स या फंक्शंस। ठीक है, आई बात समझ में? जब भी एक इक्वेशन इस फॉर्म की दे दी जाए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करने का एक बहुत ही फिक्स मेथड होता है ना? हाउ टू सॉल्व एलडीई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को प्यार से बोलते हैं एलडीई। हाउ टू सॉल्व एलडीई। ठीक है, तो हम बोलते हैं इक्वेशन कुछ ऐसी रहेगी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो एक टर्म होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या टर्म होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ध्यान रखना यहाँ पे dx है क्योंकि यहाँ dx जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है p उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dx। बस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही है। क्या बोला मैंने? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करो यानी e टू द पावर पी डी एक्स, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स बराबर q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इस प्रोडक्ट का x के रिस्पेक्ट में दोबारा इंटीग्रेट, इस प्रोडक्ट का x के रिस्पेक्ट में दोबारा इंटीग्रेट। आई बात समझ? आ गई बात समझ? तो जल्दी से इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर ये चीज ऐसी की ऐसी याद हो गई, बहुत इजी पड़ेगा, बहुत इजी पड़ेगा, है ना? एग्जाम्पल करते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 10x इंटू वाई बराबर sec x। फर्स्ट स्टेप हमेशा रहेगा चेक इट इज एलडीई और नॉट। तो ये एलडीई तो है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। कोई पूछे p क्या है तो p है 10x, कोई पूछे q क्या है तो q है sec x। हमेशा एलडीई के लिए पहली स्टेप है चेक वेदर इट इज एलडीई और नॉट। अब एलडीई पता चल गई है तो क्या करो, p और q निकाल लो। p और q पता चल गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर 10x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। कोई डाउट तो नहीं है 10x के इंटीग्रेशन में? 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, और log बड़ा ही प्यारी चीज है क्योंकि e की पावर log ऑफ एनीथिंग हो जाता है एनीथिंग। ऐसे के ऐसे याद कर लो, e की पावर log ऑफ एनीथिंग हो जाता है एनीथिंग। तो बेसिकली e की पावर log ऑफ sec x हो जाएगा sec x। e की पावर log ऑफ sec x हो जाएगा sec x। ठीक है, तो अब आप बोलोगे हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो क्या अब हम डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख दें? बिल्कुल, डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। ठीक है, तो y इंटू sec x
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, तो ये आ जाएगा 10x प्लस इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो c तो लगाना ही पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये आपकी एक्स वाई में इक्वेशन आ गई। डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी आपने, एक्स वाई में कर्व निकाल लिया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, ऑल राइट। तो एलडीई सॉल्व करने के बहुत फिक्स स्टेप है। फर्स्ट चेक करो एलडीई है या नहीं। एलडीई है तो पी और क्यू को स्पेसिफाई करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। सॉल्यूशन जैसे ही आई एफ आ गया, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग। फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। कई बच्चों को लगता है कि मैम ये आया कैसे? ये आया सिंपली। ये आया कैसे मैं तुमको बताती हूँ। जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, बेसिकली हमारे पास इक्वेशन ये है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, है ना। अगर मैं इसमें e टू दी पावर पी डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस पी e टू दी पावर पी डी एक्स वाई बराबर क्यू e टू दी पावर, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है ना। y का डिफरेंशिएशन ये टर्म वैसे का वैसा ही, और y वैसे का वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन e की पावर पी डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है भाई, e की पावर एनीथिंग, और पी डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा p, है ना भाई। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस रहते, तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन वही फंक्शन हो जाता है, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन वही फंक्शन हो जाता है। तो चेन रूल लगाएंगे, इसका डिफरेंशिए ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, और फिर पावर में जो है उसका डिफरेंशिएशन पी। तो बेसिकली ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट रूल है क्या, y इंटू ई की पावर पी डी एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ये, है ना। y का डिफरेंशिएशन ये वैसे का वैसे ही प्लस y वैसे का वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन, और राइट हैंड साइड है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बस दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो अगेन डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन ये फंक्शन आ जाएगा, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सोच रहे हैं कैसे हुआ, नहीं समझ में आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको प्रोसेस एलडी की याद रखनी है। प्रोसेस क्या है, एलडी रिकॉग्नाइज करो, पी और क्यू को छाटो, पी और क्यू को छाटने के बाद आई एफ लिखेंगे, ई की पावर पी डी एक्स, तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स, ठीक है। y बराबर फंक्शन मिल गया, यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई हमारी, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा समझना था कि मैम कैसे आया ये चीज, कैसे आई, तो कुछ नहीं, हमने प्रोडक्ट रूल देख लिया। प्रोडक्ट रूल ढूंढने में बहुत मजा आता है कि अच्छा ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है, सेकंड वैसे का वैसे ही है, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट वैसे का वैसे ही, यानी ये तो इन दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, बस वही काम हो गया। ये y इंटू ई की पावर पी डी एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ था। अब जब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगी तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होता है ना, क्योंकि एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। आई बात समझ में? ऑल राइट, सो दैट वाज एलडीई, है ना, एंड फाइनली दैट वाज एंटायर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत छोटा लेकिन मजेदार टॉपिक है, क्योंकि इसमें आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सबके कंसेप्ट लगा रहे हो। एक तरीके से कैलकुलस खत्म हो रहा है ना यहाँ पे, तो सारी पुरानी चीजों का कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा, सारी पुरानी चीजों का, है ना। अब आप चाहो, आपने अगर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आपने उसकी समरी बना ली है, तो अब आप एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो, है ना। ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन देखना, पॉलिनोमियल है या नहीं, डिग्री कहाँ डिफाइन है कहाँ नहीं डिफाइन है, ये सारी चीजें पढ़ना, उन पर क्वेश्चंस करना, ठीक है। और फाइनली रिवीजन के लिए आपके पास माइंड मैप तो बन ही गया है।
ओके बच्चा लोग, ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे एवरीवन।